नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी देखी जा रही है। ईरान के परमाणु हमले को लेकर के ये धमकी इजरायल की तरफ से, इजरायल के रक्षा मंत्री ने ये धमकी दी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की ये धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां परमाणु ठिकानों पर हमले का काउंटडाउन अब शुरू हो सकता है। इजराइल कैट्स ने बड़ा बयान दिया है, रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल के वजूद पर खतरे का खात्मा करे, तो इस तरह के तमाम अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग देशों की तरफ से भी लक्ष्य को हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा इजराइल का कहना। लेबनान में अभी युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इजरायली धमकी के बाद अब ईरान भी अलर्ट मोड पर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां इजरायली धमकी के बाद अलर्ट पर ईरान है। परमाणु ठिकानों पर एयर डिफेंस तैनात कर दी गई है। अलर्ट पर आईआरजीसी की सभी यूनिट्स है। गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट पर सेना, नौसेना और वायुसेना है। इजरायली हमलों से निपटने की पूरी तैयारियां देखी जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर अलर्ट पर आईआरजीसी की पूरी यूनिट है। गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। अलर्ट पर सेना, नौसेना और वायुसेना है। तो इजराइल की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं, सभी से निपटने की जो पूरी तैयारी है वो ईरान में देखी जाएगी। और इन सबके बीच अलर्ट पर ईरान ने अपने नौसेना, वायुसेना को कर दिया है। परमाणु ठिकानों पर एयर डिफेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इजराइल के ये बयान सामने आए थे कि परमाणु जो सिस्टम्स हैं, जो न्यूक्लियर सिस्टम्स है, वहां पर हमला किया जा सकता है इजराइल की तरफ से। तो अब इजराइल ने पूरी तरह से टारगेट लॉक कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वायुसेना की तैनाती, वहीं इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान जंग की पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। तो अब देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग जारी है और लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और इसी पर चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का ये पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। आपसे सबसे पहले तारुफ करा देते हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही संजीव श्रीवास्तव, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सर देवनाथ सर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ये जो जंग है, ये जो आग है, वो लगातार भड़कती जा रही है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से, इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आए हैं कि अब जो न्यूक्लियर सिस्टम्स है, जहां पर जो परमाणु जो क्षेत्र है ईरान के, वहां पर भी अटैक किया जाएगा। हमने पहले देखा था कि जब इजराइल की तरफ से जब स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, तो इजराइल ने ये बात साफ कही थी कि हम इनके न्यूक्लियर सिस्टम्स पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब इस तरह के स्टेटमेंट किस तरह से देखें? गरिमा, युद्ध में बयान देना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है। इजराइल को यह लग रहा है कि ईरान शायद उसके ऊपर फिर से एक हमला कर सकता है। जब लास्ट हमला ईरान ने किया था 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर, जवाबी कार्रवाई में 26 अक्टूबर को इजराइल की एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा जहाजों के साथ ईरान के ऊपर हमला किया था। तब से ईरान भी कह रहा है कि वो एक जवाबी कार्रवाई करेगा इजराइल के विरुद्ध। इजराइल के रक्षा मंत्री ने जो ये बयान दिया है, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा माना जाना चाहिए। क्या इजराइल असल में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहां तक इंटरनेशनल लॉ है, किसी भी देश के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करना एक वॉर क्राइम की डेफिनेशन में आ जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला करते हैं तो बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि अगर उसके इनर कोर को, जहां
न्यूक्लियर फिशन मटेरियल होता है, जी। उसको डैमेज हो गया तो वहां से जो विकिरण निकलेगी, रेडिएशन या जो न्यूक्लियर धूल निकलेगी, न्यूक्लियर डस्ट, वो हवा के साथ उड़ते उड़ते आसपास 500 600 1000 1500 किलोमीटर तक चली जाती है। जैसा कि हमने चेरनोबिल के टाइम में देखा था कि रूस से वो 3000 किलोमीटर दूर फ्रांस तक न्यूक्लियर डस्ट चली गई थी। तो अभी ईरान में जो हवा का रुख चल रहा है आजकल, इस मौसम में, अगर ईरान के किसी न्यूक्लियर संयंत्र को नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान पहुंचा, तो वो जो न्यूक्लियर डस्ट और विकिरण के जो प्रभाव हैं, वो हवा के रुख के अनुसार आज की तारीख में कुवैत से लेके यूएई और ओमान की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो मेरे ख्याल से जो वॉर क्रिमिनल डेफिनेशन है उसमें परफेक्टली फिट हो रहा है। एक और चीज ये है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर इजराइल हमला करता है, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो यूरोप के देशों को भरना पड़ेगा। ऐसा है कि ईरान ने कह दिया है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर तंत्र पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में वो पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में जितने भी यूरोपियन टैंकर्स हैं, ना सिर्फ इजराइल की वरन यूरोपियन या अमेरिकन, उनको भी रोक सकता है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिसकी चौड़ाई पर्शियन गल्फ में मात्र 40 से 60 किलोमीटर है, उसको डोमिनेट करना और वहां 2-3 इजरायली या पश्चिमी शिप्स को डुबाना ईरान के लिए हलवा है। क्योंकि ईरान के पास काफी सारे ऐसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं जो कि आसानी से 100-200 किलोमीटर तक वॉर कर सकते हैं, एक बहुत बड़े हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड के साथ, 500 किलो, 1000 किलो, जो कि आसानी से किसी शिप को डुबा सकता है। इसका एक छोटा सा नमूना हमने तब देख लिया जब लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने शिप्स पर हमला किया। तो अगर इजराइल हमला करता है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। सबसे बड़ी नाराजगी अमेरिका की होगी, क्योंकि अमेरिका अब तक 19 बार इजराइल को ऑफिशियली बता चुका है, प्रधानमंत्री के लेवल पर, विदेश मंत्रालय के लेवल पर, रक्षा मंत्रालय के लेवल पर, कि वो गलती से भी ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला ना करे। ठीक है सर। संजीव सर, आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे तो ये स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की सत्ता की जो कुर्सी है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास में है। तो क्या अब इजराइल को उम्मीदों की एक और हवा मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब जिस तरह से जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज कराई है, तो क्या ये माना जाए कि इजराइल उम्मीद जो जता रहा था वो उस उम्मीदों पर डोनाल्ड ट्रंप भी खरे उतरेंगे? क्योंकि जो बाइडेन ने ये साफ तौर पर पहले ही कहा था इजराइल से कि जो मासूम जनता है, जो आम जनजीवन है, वो इस युद्ध में प्रभावित ना हो। लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जो युद्ध बढ़ रहा है उससे सबसे ज्यादा जो वहां की जनता है वो परेशान है, वो प्रभावित हो रही है। लगातार मौतों के जो आंकड़े हैं वो इस हमले में बढ़ते जा रहे हैं। और अगर न्यूक्लियर सिस्टम पर इस तरह से अटैक किए जाएंगे, हालांकि ईरान भी पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है, अपने वायुसेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है, पूरी तरह से तैयार भी है हवाओं में, तो कितना असर, कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए गरिमा जी, इस नए ट्रंप प्रशासन का जो ईरान के प्रति जो रुख होगा वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा सख्त होने जा रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है। और अब इजराइल के जो एस्टेब्लिशमेंट में भी जो ऐसी मॉडरेट वॉइसेस थी, मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे कि युवाओ गैलेंट्स, जो कि एक थोड़ा मॉडरेट रुख रखने की कोशिश कर रहे थे, उनको इजराइल की कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। और अब इजराइल के नए रक्षा मंत्री बने हैं और उनका जो बयान आया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो कहीं ज्यादा पहले से जो एक्सपोज हुए हैं, वल्नरेबल हैं। और इजराइल जाहिर है कि इस तरीके के बयान को दे करके ईरान को एक चेतावनी देना चाहता है कि इजराइल किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के लिए कैपेबल है और उसके पास पूरे इंफॉर्मेशन है। और जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं, उनके डिफेंसेस अच्छे नहीं हैं इत्यादि।
तो इस तरीके के ईरान को देकर के जाहिर है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के ऊपर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी कोई इस तरीके की कार्रवाई किए जाने की संभावना कम दिखाई देती है कि जिसमें कि ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं वो सीधे सीधे टारगेट में आए। यदि और ये तब होगा जब ये ईरान की तरफ से कोई बड़ा इस तरीके का इजराइल के विरुद्ध साजिश न की जाए कि जिसमें कि इजराइल को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो कि अपने पूरे कैंपेन ट्रेल के दौरान ये कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्धों को बंद करना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में शांति लाना चाहते हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध में शांति लाना चाहते हैं, तो वो अवश्य इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई इस तरीके का जो इजराइल का आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है उसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। और यही जो कार्य है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी अप्रोच यही था। लेकिन अंतर ये है कि जो ट्रंप प्रशासन का जो रुख होगा वो और कहीं ज्यादा हॉकिश होगा, कहीं ज्यादा शक्ति के साथ, वो ताकत के साथ बात करेंगे। और जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी कि शांति वो लाना चाहते हैं, लेकिन ये शांति जो है वो शक्ति के द्वारा लाना चाहते हैं। तो ये जो दबाव बनाने की जो कोशिश है वो जाहिर है कि इजराइल अपनी शक्ति को दर्शाने की कोशिश कर रहा है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब अगर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हैं तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप हैं। और हालांकि उनका कार्यकाल अभी 20 जनवरी को शुरू होगा, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो दोनों नेताओं का जो कॉम्बिनेशन है वो ईरान के लिए और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज हैं उनके लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव ईरान के ऊपर भी अब बनाने की कोशिश की जा रही है और इनके टेरर प्रॉक्सीज के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये ईरान के लिए संभलने का समय है। यदि ईरान ने कुछ ऐसे मंसूबे पाल रखे हैं कि वो इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा या टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला करेगा, तो जाहिर है कि उसका जो रिस्पांस है वो बहुत सख्त होगा। दूसरी बात, मैं गरिमा जी एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां तक आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल की ऑपरेशंस का प्रश्न है, वो ऑपरेशंस और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि जो हिजबुल्लाह और हूती के खिलाफ जो इजराइल की कार्रवाइयां हैं वो और अधिक सख्त होगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप वो आतंकवाद के विरुद्ध बहुत ही कड़ा रवैया अपनाते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने आईएसआईएस की जो फिजिकल टेरिटरी जो कि उसने रक्का और मोसुल में अबू बकर अल बगदादी ने आईएसआईएस की सरगना ने जो बना रखी थी उसको उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और एक स्पेशल ऑपरेशन में अबू बकर अल बगदादी को सीरिया में मार गिराया गया। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो आतंकियों के विरुद्ध जो रुख है वो बहुत ही सख्त होगा और इससे इजराइल इम्बोल्डेंड हुआ है और इजराइल की जो हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी साफ तौर पर समझे कि ट्रंप के आने से, ट्रंप के राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठने से इजराइल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट जो पहले की तुलना में वो अब कहीं काफी हद तक ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर, और देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जंग पूरी तरह से जारी है और ईरानी जो सेना है वो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 की जो तैयारियां हैं उसे करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से ईरान जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है। इस तरह की पूरी तैयारियां लगातार हम देख रहे हैं, वायुसेना की तैनाती, थल सेना की तैनाती, नौसेना की तैनाती, हर तरफ से तैनाती हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो तेहरान में जो डिफेंसिव टनल जो बन रहा है, सर इसका जिक्र कीजिएगा और इसे एक बार विस्तार से समझाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर न्यूक्लियर सिस्टम पर अगर अटैक किया जाता है इजराइल की तरफ से तो ये जो डिफेंसिव टनल जो बन रहा है तेहरान से लेकर के वो कितना प्रभावित होगा? गरिमा जी, सब देशों में जो वॉर प्लान होते हैं उसमें नेताओं के लिए और जो देश के टॉप शीर्ष एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें लिखा होता है कि जैसे ही युद्ध चालू होता है, युद्ध के पहले दिन, पहले घंटे, पहले मिनट क्या क्या कार्रवाइयां की जाएंगी। तो एक कार्रवाई तो ये है कि जो शीर्ष लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप हो, फिलोसफिकल लीडरशिप हो जैसे आयतुल्लाह खुमानी है, राजनीतिक लीडरशिप है तो जैसे पेजेश्किन है उनके प्रेसिडेंट, या उनके टॉप मिलिट्री जनरल्स हो आईआरजी के, इन सबको सुरक्षित रखने की एक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सभी देशों में
ईरान का नाम लिया आपने, इजराइल का भी हम नाम ले सकते हैं, अमेरिका ने भी इस तरह से वाशिंगटन में बनाया हुआ है, रूस ने भी इस तरह से क्रेमलिन का में बनाया हुआ है, मॉस्को में अंडरग्राउंड टनल्स बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर बंकर कह सकते हैं। तो क्या होता है कि इन न्यूक्लियर बंकर्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है, रेडिएशन फिल्टर किट लगे होते हैं। यानी अगर उनके ऊपर हमला हुआ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को खतरा हुआ और न्यूक्लियर पावर प्लांट से विकिरण निकला या न्यूक्लियर डस्ट निकली, तो जो इन सुरंगों में छुपे हुए हैं उन तक उस विकिरण का या न्यूक्लियर डस्ट ना पहुंचे। तो बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगी होती है जो कि लगातार इन सुरंगों में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो और इन सब सुरंगों में भारत में भी हमने ऐसी तैयारियां की हुई हैं जहां पे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो चाहे जो टॉप कमांडर्स हों वो -3 में हों या -5 में हों, अपने अंडरग्राउंड टैक्टिकल सेंटर में हों, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट में हो, वहां से उनकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो टॉप कमांडर्स अगर अंडरग्राउंड भी चले जाएंगे जमीन के 100 फुट 200 फुट नीचे, तो वहां से उन्हें अपने युद्ध भूमि में जो कमांडर्स लड़ रहे हैं एयरफोर्स नेवी के, उनके कमांडर्स से तो बात करनी है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं विद स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, कि अगर ये नेटवर्क फेल हो गया तो वायर कम्युनिकेशन फेल हो गया तो ऑप्टिकल फाइबर नेट, वो फेल हो गया तो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो नेटवर्क, वो भी फेल हो गया तो इंफ्रारेड बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सब तरह की इस तरह की एबिलिटीज से और सुविधाओं से मुहैया होते हैं जी। ठीक है संजीव सर, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए अभी हमने ये भी देखा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल में जो नरसंहार जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है लगातार ईरान में, वो अब खत्म किया जाए। समिट में इस दौरान लगातार इजराइल को लताड़ा जा रहा है, तो क्या ये जो बैठक थी, जो मुस्लिम जो कंट्रीज थे, तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज की ये जो बैठक हुई थी, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इजराइल पर? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इजराइल लगातार हमले भी करता रहा है और ईरान भी पलटवार में कहीं भी शांत होने वालों में से नहीं है। तो क्या ये वार पलटवार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में है, आने वाले अगर हम वक्त की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर कितना प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अलग अलग देशों के लगातार स्टेटमेंट हम लगातार देख रहे हैं। देखिए ये जो अरब लीग और ओआईसी की एक ज्वाइंट बैठक हुई, उसमें जो इन राष्ट्रों ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि जो गाजा में लेबनान में जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं वो सिलसिला रुकना चाहिए। और ये जो जाहिर है कि एक बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में गाजा में आम लोग मारे गए हैं। 42,000 से भी ज्यादा की ये संख्या हो सकती है, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लेबनान में भी जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाती हैं उसमें कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिनका कि जाहिर है कि इस बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट से उनके दैनंदिन जीवन का कोई लेना देना नहीं है और बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है, मासूम है, और ऐसे लोगों का मारा जाना बेहद जो है दुखद है। और इस संदर्भ में जाहिर है कि जो अरब लीग और ओआईसी के जो देशों के बीच में जो के राष्ट्रों में जो एक बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक, उसमें चिंता व्यक्त की गई और इसको रोकने की बात कही गई है। और ये बात मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, जो अनेक अरब राष्ट्र हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। लेकिन यदि आप इन अरब राष्ट्रों के जो इजराइल और हमास के, इजराइल के आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध के संदर्भ में अगर उनके अप्रोच का प्रश्न देखें तो उन्होंने एक संतुलन भी दिखाया है। वो एक तरफ ऐसा नहीं है कि लामबंद होकर के वो इजराइल के बिल्कुल विरुद्ध चले गए और इजराइल के विरुद्ध कोई किसी तरीके की कार्रवाई वगैरह की बात की, क्योंकि ये जो अरब राष्ट्र हैं, ये जो सुन्नी मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया वो ईरानियन बैक था और ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है। और जाहिर है कि ये जो हमला था, एक आतंकी हमला था, उसके पीछे सोच ये थी कि इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही है उसको तोड़ना है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ना है, अब्राहम एकॉर्ड्स को डिरेल करना है, I2U2 और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इनिशिएटिव है उसको ब्रेक करना है। तो ये जो
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की जो आतंकी सोच थी उसको ये अरब राष्ट्र समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने चिंता तो अवश्य व्यक्त की है, जो कि चिंता कोलेटरल डैमेजेस को लेकर के, निर्दोष लोगों के मारे जाने को लेकर के है। लेकिन इस पूरे युद्ध के असली चरित्र को ये राष्ट्र समझते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना जो रुख है वो अभी भी मैं कहूंगा कि उन्होंने संतुलित बना रखा है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं और इजराइल के ऊपर कोई हमला वगैरह करने की बात कर रहे हैं। वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कोलेटरल डैमेजेस बंद होने चाहिए। लेकिन उसके पीछे की जो युद्ध चल रहा है, जो हमास और इजराइल के बीच का युद्ध है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, उसके पीछे की जो पूरी मंशा क्या है उसको ये अरब राष्ट्र समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना एक संतुलित रुख अपना अख्तियार कर रखा है। अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। यदि आप सऊदी अरबिया, यूएई, अन्य मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ देखें, कतर इत्यादि के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध है और वो नहीं चाहते कि उसको किसी तरह से डिस्टर्ब करे। और इजराइल के साथ भी वो अच्छे संबंध चाहते थे और वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया चली रही थी। यूएई ने, बहरीन जैसे राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। लेकिन ये आतंकी जाहिर है कि ये इस इजराइल को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर का हमला किया और इसी वजह से मेरा मानना है कि इन्होंने चिंता तो अवश्य व्यक्त की है, लेकिन वो जो आम लोग मारे जा रहे हैं उनके संदर्भ में है। वो कोई ऐसा इजराइल के विरुद्ध मैं बड़ी लामबंदी के तौर पर इसको नहीं देखता। ठीक है सर। देवनाथ सर, आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और हिजबुल्लाह ने भी एक और अपना नया फ्रंट खोल दिया। 2 अलग अलग फ्रंट से जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजराइल पर हमला भी कर रहे हैं। वो अपने अंडरग्राउंड लोकेशन से रॉकेट से हमला कर रहे हैं इजराइल की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मोसाद की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ईरान जो है वो हमले की बड़े लेवल पर और बड़े लेवल पर तैयारियां कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरे हमले जारी हैं, इजराइल चाहे सामने से बिल्कुल साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट्स ना दे रहा हो, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल ने न्यूक्लियर सिस्टम पर अटैक करने की बात कही है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो इजराइल के जो भीतर का डर है, क्या वो भी देखा जा रहा है? और इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र कीजिएगा सर कि पहले जिस तरह से इजराइल ने मना किया था कि वो उनके न्यूक्लियर सिस्टम को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अब ये बातें, तो क्या आने वाले वक्त में अगर ये भी देखा जा सकता है कि ईरान के क्या रिफाइनरी सिस्टम को भी प्रभावित करेगा इजराइल? तो ऐसे में अगर रिफाइनरी सिस्टम पर भी ये अटैक किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले दिनों हमले भी देखे थे, तो रिफाइनरी सिस्टम के भी इर्द गिर्द इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। तो अगर ये हमले किए जाते हैं तो कितना असर वैश्विक स्तर पर? गरिमा, जहां तक इजराइल के इस धमकी के बारे में मैं बता दूं कि क्या वो अटैक करेंगे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बार बार ये अपील की है कि इजराइल इस तरह की टेक्निकल गलती ना करे। आज की तारीख में भी यूनाइटेड नेशन के जो न्यूक्लियर चीफ हैं यूनाइटेड नेशन के, वो तेहरान में बैठे हुए हैं। वो तेहरान में जो टॉप लीडरशिप है उनसे बात कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या तेहरान वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई तेहरान में कोशिश जारी है कि यूरेनियम 235 का जो संशोधीकरण है उसको 90% की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। IAEA की जो लास्ट रिपोर्ट थी जुलाई में, उसमें उनके इंस्पेक्टर्स ने ये कहा था कि फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने का कोई प्रमाण जमीन पर नहीं मिल रहा है। तो ईरान भी बातचीत के जरिए ये हिंट दे रहा है कि IAEA की जो टीम है, अगर वो चाहे तो आके इस हफ्ते ही ईरान में उनके न्यूक्लियर साइट्स को विजिट कर सकती है। इसीलिए शायद यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर चीफ आज की तारीख में ईरान में बैठे हैं। तो इजराइल जो ये धमकी दे रहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा, ये शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। एक और चीज, क्या इजराइल ईरान के पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर या कच्चे तेल के कुओं पर हमला करेगा? देखिए, अमेरिका सैंक्शन लगाने के बाद जितना भी कच्चा तेल ईरान पैदा करता है उसका 90% चाइना को जाता है जी। तो अगर ईरान के कच्चे तेल के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला करते हैं तो चीन को डेफिनेटली ये आघात पहुंचाएगा। और चीन अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में कभी भी
नहीं चाहेगा कि उसकी जो कच्चे तेल की सप्लाई है 90% ईरान का जो प्रोडक्शन है वो चीन जा रहा है। तो चीन कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और युद्ध नहीं करेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, ट्रेड, फाइनेंशियल तौर पर वो जंग छेड़ देगा इजराइल के विरुद्ध। ऐसे भी इजराइल को काफी दिक्कतें आ रही हैं फाइनेंशियल फ्रंट पर, जो कि शायद लोगों को मालूम नहीं है। पश्चिमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आकलन है कि इजराइल इस युद्ध में हर रोज 250 मिलियन रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं इजराइल को। अब तक उनका आकलन है कि पिछले 1000 दिन में करीबन 96 बिलियन डॉलर इजराइल खर्च कर चुका है इस युद्ध में। ये सब हम कल्पना नहीं कर सकते इन फिगर्स की। अमेरिका की तो ऑफिशियल फिगर है कि पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था है उसने इजराइल की, वो भी 29 इस बिलियन युद्ध डॉलर से के हथियार साफ दिए हैं तौर से इजराइल प्रभावित को। होती हुई नजर आ रही है। संजीव सर, आपका ये एक आखिरी कमेंट कि ये जो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती हुई देखी जाएगी इन सब के दरमियान, और जो इजराइल की जो धमकियां हैं लगातार, अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो धमकी सामने आ रही है उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने को लेकर के, तो ये धमकियां क्या एक तरह से माहौल सेट करने की कोशिश, या आगे ये इस तरह की चीजें, ये इस तरह की कवायदे देखी जाएंगे? जी जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि इजराइल की तरफ से लगातार इस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव ईरान के ऊपर बनाने की कोशिश की जाएगी, और इसी तरीके का जो बयान आगे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन की तरफ से भी आएगा। और ईरान को इस बात की सख्त चेतावनी दी जाएगी कि यदि आपने किसी तरीके का जो साजिश इजराइल के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध करने की कोशिश की, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा बड़े होंगे। और इस बात की जो पूरा दबाव वर्तमान समय में जो इजराइल का रक्षा मंत्री, नए रक्षा मंत्री वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका में भी यदि आप जो नई टीम ट्रंप की आएगी, उसमें भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनेक ऐसे लोगों को वहां पर बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है जो कि ईरान के ऊपर बहुत ही सख्त रुख रखते हैं। और तो यानी साफ तौर पर समझे सर कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इजराइल माहौल भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो डर ईरान के भीतर लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान की तरफ से जो प्रतिशोध की जो आग है, जो ज्वाला भड़क रही है, वो रुक जाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये वक्त बताएगा ही कि मिडिल ईस्ट में जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, जो प्रतिशोध की आग दोनों तरफ से भड़क रही है, उसका कितना असर पड़ेगा। सर, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। देवनाथ सर, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ये जो जंग की जो आग है वो लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे की तरफ से जो वार है वो किए जा रहे हैं, हर अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और अब इजराइल की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ईरान के लिए डर भी, ईरान के जहन में डर भी ला सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इजराइल उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करता है या नहीं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।